अ, नमस्कार साथियों। युवा सृजन संवाद के इस विशेष व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। आप सभी को पता होगा आज प्रेमचंद जयंती है। 1880 को इसी दिन देश के बड़े जाने माने किसान जीवन के व्याख्याता, किसान महाकाव्य के जनक प्रेमचंद का जन्म हुआ था। और आज जब समाज और हालात बदले हैं, तब ऐसे में हमारे इस पुरखे साहित्यकार की क्या प्रासंगिकता है, उनके विचारों का आज हमारे जीवन में क्या महत्व है, ऐसे तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। और आज के हमारे मुख्य वक्ता जो हैं, जो हमारे विशेष व्याख्याता हैं, वो हैं प्रेम कुमार मणि जी। साथियों, आपको पता ही होगा युवा सृजन संवाद अलग अलग आयोजनों पर अपने तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजन करता है, जिसमें बैठक है, कविता पाठ होता है, विशेष व्याख्यान होते हैं। आज चूंकि देश भर में हमारे इस पुरखे साहित्यकार को कई तरह से याद किया जा रहा है, तो हम युवा सृजन संवाद के माध्यम से भी हमारा ये हम सोच रहे थे कि इस पे बातचीत की जाए। आज के हमारे जो वक्ता हैं, वो हिंदी के जाने माने कथाकार हैं, चिंतक हैं। मैं अपने नए साथियों को उनका परिचय देना चाहूंगा। प्रेम कुमार मणि जी बिहार की किसान पृष्ठभूमि से हैं, और आप एक स्वतंत्रता सेनानी पिता और शिक्षिका मां के बेटे हैं, जिनका जन्म 25 जुलाई 1953 को हुआ था। मणि जी शुरू से ही विज्ञान विषयों में विशेष रुचि रखते थे, इसलिए आपने विज्ञान में स्नातक किया और फिर नालंदा महाविहार में आपने जगदीश कश्यप जो भिक्षुक थे, उनके सानिध्य में रहकर बौद्ध दर्शन की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े और कुछ समय तक सरकारी नौकरी की, और उसी विचारधारा से प्रेरित होकर उस नौकरी को उन्होंने छोड़ा भी। राजनीतिक आंदोलनों और सक्रियताओं से जुड़े रहकर प्रेम कुमार मणि जी ने कथा की दुनिया में प्रवेश किया, और कहानियों के साथ साथ उपन्यास और अपनी जो वैचारिक ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने जो लेख लिखे, एक उसमें स्पष्ट पहचान बनाई और अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आप निरंतर समसामयिक विषयों पर लिखते रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आपके गंभीर लेख पढ़े जा सकते हैं, और हम सबको वो राह दिखाते हैं। प्रेम कुमार मणि जी ने को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपके 5 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास और लेखों के 5 संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी अनेक कहानियों के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती और मराठी आदि भाषाओं में भी शाया हो चुके हैं। फिलहाल आप पटना में रहते हैं और एक अनियतकालिक पत्रिका जो है मगध नाम की, उसका संपादन भी करते हैं। प्रेम कुमार मणि जी से साहित्य की दुनिया के पाठक सुपरिचित हैं। मैं उनके विषय में और इस आज के जो विषय है प्रेमचंद की परंपरा के मायने, इस पर कुछ बातचीत के लिए इलाहाबाद से हमारे सर संतोष कुमार भदौरिया जी को से आग्रह करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। सर। धन्यवाद अशोक। युवा सृजन संवाद के इस डिजिटल मंच पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय प्रेम कुमार मणि जी का, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ कथाकार, चिंतक और समसामयिक मुद्दों पर लगातार हस्तक्षेपकारी भूमिका में हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। पिछले दिनों इलाहाबाद में एक अरसे बाद उनको सुनकर हमारे विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने एक ताजगी का अनुभव किया, और उन्होंने ये महसूस किया कि राजनीति, समाज, विज्ञान और समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रखर नजर
रखने वाले एक वक्ता के तौर पर जो बातचीत उन्होंने की गांधी के हवाले से, वो बहुत मानीखेज थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। हम सभी संसार, जो साहित्य का संसार है, दुनिया है, उसके सभी लोग उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। वो प्रखर मेधा के धनी हैं और हम सबको मालूम है कि सन 1971 में मनुस्मृति पर आलोचनात्मक पुस्तिका से उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत की। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस पुस्तिका की भूमिका बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप जी ने लिखी है। वो पुस्तिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करती है और हमको सचेत करने वाली है। 1970 के आसपास जैसा बताया गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नौजवान सभा के वो सक्रिय सदस्य रहे और इसके साथ 1977 से ही लघु कथाएं उन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी। उनके जो 5 कहानी संग्रह आए, उनमें से मैं नाम लेना चाहूं तो अंधेरे में अकेले 1990 में आया, घास के गहने 1993 में, खोज तथा अन्य कहानियां 2000 में, उपसंहार भी 2000 में, और एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास उन्होंने ढलान नाम से लिखा जो सन 2000 में आया। उनके कई निबंध संकलन हमारे साथ हैं। दिनमान जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका के साथ वो जुड़े रहे और एक पत्रकारीय जीवन भी उन्होंने बखूबी जिया। एक लेखक, चिंतक, राजनीतिक एक्टिविस्ट के रूप में 500 से ज्यादा समसामयिक मुद्दों पर उनके लेख आज भी पढ़े और सराहे जाते हैं। सामाजिक न्याय के पैरोकार प्रेम कुमार मणि जी लगातार लिखते हैं और आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में उनके लेख जो आते हैं वो बहुत प्रामाणिक तौर पर और तथ्यों के साथ अपने बात कहने के हामीदार हैं। इसके साथ ही एक लेख का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिस लेख का नाम है व्हाई दिस सेलिब्रेशन ऑफ डेथ। ये काउंटर करंट नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इस लेख को लेकर भारतीय संसद में एक तीखी और महत्वपूर्ण बहस हुई थी। प्रेम कुमार मणि जी साहित्यिक समाज में तो एक सम्मानित व्यक्तित्व तो हैं ही, इसके साथ ही उन्हें पहला सत्राची सम्मान 2021 में मिला जो सत्राची फाउंडेशन ने दिया। इसके अलावा अंधेरे में अकेले के लिए श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान 1993 में मिल चुका है। साहित्यिक सेवा और बिहार सरकार से राष्ट्रभाषा परिषद का विशेष साहित्य सेवा सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। 1995 में विवेकानंद युवा पुरस्कार प्राप्त है। इसके अलावा फिलॉसफी एंड सोशल एक्शन अवार्ड उन्हें मिला है। वो लगातार एक सक्रिय भूमिका में रहते हैं और समाज को, युवाओं को दिशा देने का काम अपने लेखन के माध्यम से करते हैं। उनका हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप जानते हैं कि प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर आज हमने उन्हें अपनी बात रखने के लिए आग्रह किया था, उन्होंने इसको स्वीकार किया। आज, कल और परसों मिलाकर प्रेमचंद के अनेक आयामों पर, अनेक विषयों को लेकर कुछ बहुत परंपरागत ढंग से बातचीत होती है, उनको याद किया जाता है। मैं चाहता था कि कोई ऐसा विषय हो जिस पर बातचीत कुछ अलग ढंग से हो, कुछ अलग तरीके से हो, और ये दृष्टि प्रेम कुमार मणि जी में है कि वो अपने तई अपने तरीके से साहित्यकारों, रचनाकारों को देखते और समझते, और कहीं ना कहीं वो अपनी समझ से एक तीखी टिप्पणियां करते हैं और जो हमारा आलोचनात्मक विवेक है उसको प्रश्नांकित भी करते हैं। हिंदी आलोचना में कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ कहाँ हमें सुधार करना चाहिए, इस तरफ भी वो संकेत करते हैं। प्रेमचंद की परंपरा के मायने पर वो आज अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या हम ये माने कि प्रेमचंद सामान्य अर्थों में सिर्फ ग्राम कथा लेखक हैं? क्या उनकी पहचान एक गांव की कथा लेखक के रूप में है?
प्रेमचंद क्या अपने समय के अंतर विरोधों की पहचान कर पाते हैं, और करते हैं तो किस हद तक करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेम कुमार मणि जी स्वयं ये मानते हैं कफन कहानी के हवाले से कि चेतना के स्तर पर सामंतवादी पुरोहितवादी चेतना को ध्वस्त करने वाली वो कहानी है। अभी पिछले दिनों कफन पर बहुत बहस हुई, और उस बहस में उन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी, और उनका ये मानना है कि जो सामंतवादी पुरोहितवादी चेतना है उसको कहानी वो ध्वस्त करती है। ये भी सवाल है कि रेणु क्या प्रेमचंद के आगे के लेखक हैं और कैसे हैं? वो कौन से सवाल हैं जो प्रेमचंद अपनी रचनाओं में नहीं ला पाए, उनको रेणु अपने यहाँ संबोधित करते हैं, लाते हैं, और उस प्रेमचंद की परंपरा को किस रूप में वो विस्तारित करते हैं। इसलिए रेणु क्या प्रेमचंद के आगे के रचनाकार हैं, कथाकार हैं, ये सवाल भी है। एक सवाल और है जो अपनी बातचीत में वो करते हैं, वो उठाते भी हैं, कि क्या रेणु को पढ़े और समझे बगैर हम प्रेमचंद को पूरी तरह समझ सकते हैं? ये भी एक सवाल है। इसी के साथ प्रेमचंद की परंपरा से तात्पर्य क्या है? क्या गांव का चित्रण या गांव का चित्रण करने वाले जो अन्य कथाकार हैं वही प्रेमचंद की परंपरा है? क्या गांव की कथा लिख देने से कोई कथाकार प्रेमचंद की परंपरा का वाहक बन जाता है, या परंपरा और परपाटी में कोई फर्क है या नहीं है? ये सारे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम समझते हैं कि बहुत स्पष्ट राय प्रेम कुमार मणि जी की है, और उनका गहन अध्ययन और विवेक है, आलोचनात्मक विवेक है, जिसके माध्यम से वो अपनी बात रखते हैं। ये युवा सृजन संवाद के डिजिटल मंच का सौभाग्य है, सुअवसर है कि प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर इस विषय पर हम बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे बहुत सारे युवा साथी जुड़ चुके हैं। ये कार्यक्रम, जैसा आप जानते हैं कि अमूमन 1 घंटे का होता है। 40 से 50 मिनट की बातचीत प्रेम कुमार मणि जी हमारे सामने रखेंगे। इस बीच में जो भी प्रश्न या जिज्ञासाएं हमारे छात्रों की होंगी, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स की होंगी, वो उनसे जुड़ रखेंगे। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ प्रेम कुमार मणि जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के विषय प्रेमचंद की परंपरा के मायने पर अपनी बातचीत रखें। प्रेम कुमार मणि जी। नमस्कार। नमस्कार मेरे प्रिय डॉक्टर संतोष भदौरिया जी, अशोक चौहान जी, युवा सृजन संवाद से जुड़े हुए तमाम अन्य मित्रों, प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर यह संवाद आयोजित किया गया है, और हमारे मित्र भदौरिया साहब ने विस्तार से पृष्ठभूमि भी बता दी है। मैं सबसे पहले प्रेमचंद की स्मृति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहूंगा, जिनका कल जन्मदिन है। प्रेमचंद हिंदुस्तान के लेखक थे, हिंदी के लेखक थे, और उस दौर के लेखक थे जब यह देश गुलाम था। इसलिए आज का यह जो विषय है, प्रेमचंद की परंपरा के मायने, तो यह सरल भी है और गंभीर भी है, जटिल भी है और सहज भी है। प्रेमचंद की परंपरा के आखिर क्या मायने हो सकते हैं, यह सवाल हमारी भाषा के साहित्य में उठते रहे, और दशकों से मैंने भी इसे सुना है, जाना है, प्रेमचंद की परंपरा, प्रेमचंद की परंपरा। और बार बार जब
प्रेमचंद की जयंती जब आयोजित होती है, उनकी पुण्यतिथि आती है, तब इस पर बहस थोड़ा और तेज हो जाती है। और यह अच्छी बात है कि इस महान लेखक के बहाने हम साहित्य पर चर्चा करते हैं और उनकी परंपरा पर जोर देते हैं, परंपरा को रेखांकित करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं। लेकिन मैंने महसूस किया है और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि प्रेमचंद की परंपरा आप अपने आप में एक गुत्थी रहस्य की तरह भी हो गई है, एक ऐसी गुत्थी हो गई है जिसे सब लोग अपनी तरह से देख रहे हैं और अपनी तरह से परिभाषित कर रहे हैं। कभी-कभी इसमें हम अ, एक सूची बनाने लगते हैं, उस सूची में जोड़ने लगते हैं और सरलीकरण कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी लेखक या किसी भी परंपरा पर बात करना इतना सरल नहीं होता। मैं बार-बार कहता रहा हूँ और अभी भदौरिया जी ने भी बतलाया परंपरा और परिपाटी की बात। हमारे आदरणीय मित्र जो दिवंगत हैं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी कहा करते थे कि परिपाटी एक अलग चीज है और परंपरा एक अलग चीज है। कुछ लोग परिपाटी और परंपरा के भेद को नहीं समझते हुए दोनों का घाल-मेल कर देते हैं और समस्या यहीं से उठती है। परंपराएँ जीवंत होती हैं, वह मृत नहीं होती और वह जटिल भी होती हैं। वह ज़्यादातर वह वैचारिक स्तर पर और वो एक दिमागी स्तर पर उन्हें देखा जाना चाहिए। वह परिपाटी जो होती है, एक दूसरी चीज़ है, वह कुछ परिपाटियाँ चली आती हैं कि कैसे शादी होती थी, कितने फेरे लगाए जाते थे। अब जो आज से 2000 साल पहले जो परिपाटी थी, आज भी करके हम कहीं न कहीं पुरखों से जुड़ते हैं और वह भी उसका एक अलग आनंद है। मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वह है दोनों 2 चीज़। अब हम साहित्य में कोई परिपाटी नहीं बनेगी। साहित्य में परंपरा की चर्चा होती है और परंपरा की चर्चा जब होती है, तो वह एक जटिल विषय बनता है। हम कोई प्रेमचंद की जब बात करते हैं, तो प्रेमचंद को सीधे तौर पर स्वीकार लेना, यह उनकी परंपरा का विस्तार करना नहीं होगा। हम प्रेमचंद को आत्मसात करते हैं और आत्मसात करके खारिज भी फिर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह है परंपरा, वह एक जीवंत प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया है। इससे गुज़रना किसी की भी परंपरा हो, वह वैचारिक परंपरा हो या लेखन की परंपरा हो या किसी सांस्कृतिक परंपरा हो, उसको परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वह कई जगह वैचारिक स्तर पर वह आता है और वह सीधे हम उसकी कॉपी नहीं कर सकते हैं। अब यह कब मुश्किल होता है कि हम परंपरा को किस तरह से सरलीकृत करके और अब हम कहते हैं कि अब जैसे एक उदाहरण मैं राजनीति से लेता हूँ। गांधी जी का की एक परंपरा की गांधीवाद की बात होती है। अब गांधी जी की परंपरा कहाँ है? गांधी जी की परंपरा क्या अ, विनोबा भावे में है? क्या राजेंद्र बाबू में है? क्या उनकी परंपरा पटेल में है? या उन जवाहरलाल नेहरू में है, जिन्होंने उनके उनसे ज़्यादातर वैचारिक मतभेद हैं और उन्होंने अपने वैचारिक मतभेदों को स्पष्ट किया है और गांधी जी की मृत्यु के बाद नहीं किया है। वह उनकी आत्मकथा देखिए, वो आत्मकथा में वह अपने वैचारिक मतभेद जो गांधी जी से हैं, उन सबकी उन्होंने विवेचना की है, उल्लेख किया है, उसके विस्तार से बतलाया है और बावजूद इसके गांधी समझते थे कि मेरी जो विचारना है, मेरी जो वैचारिकता है, मेरी जो सोच है, उसको कोई एक आदमी आगे जब ले जाएगा, उसका कोई उत्तराधिकारी होगा, तो वह राजा जी नहीं होंगे, पटेल नहीं होंगे, राजेंद्र बाबू नहीं होंगे, वह विनोबा नहीं होंगे, वह जवाहरलाल नेहरू होंगे और यह किसी दूसरे ने नहीं, स्वयं गांधी ने कहा कि मेरे उत्तराधिकारी तो नेहरू ही होंगे और इससे आप सब लोग परिचित हैं।
अब यह समझिए कि परंपरा गांधी की अगर कोई परंपरा है, तो उस नेहरू में कैसे है जो जो दूसरे लोग भी बार-बार कहते हैं कि नेहरू ने तो गांधीवाद को समझा नहीं। उन्होंने तो कुछ यूरोपियन तरीके से हिंदुस्तान का विकास किया और वगैरह-वगैरह और समाजवादी तेवर था, वो गांधी जी को नहीं समझते थे, उनके अहिंसा को नहीं समझते थे, उनके खादी को नहीं समझते थे, उनके ग्रामोदय के विचार को, ग्राम स्वावलंबन के विचार को नहीं समझते थे। लेकिन और कोई समझे ना समझे, गांधी ही समझते थे कि मुझे सबसे अधिक कोई अगर समझता है, तो वह नेहरू समझता है। अब आप देखिए, मैं एक छोटा-सा उदाहरण, गांधी की तरह धोती पहनना, खादी पहनना, उनकी तरह जीवन जीना गांधीवाद है या उनकी सोच की तरह रहना? गांधी ने एक व्यापक रूप से पूरे विश्व के सामने एक अपनी वैचारिकी दी, एक अपनी प्रस्तावना दी कि एक बड़ी स्वतंत्रता की वह घोषणा करते हैं, जिसमें वैश्विक स्वतंत्रता भी है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, दोनों के बीच एक पुल है। और वह जानते थे कि इस बात को सबसे अधिक नेहरू समझते हैं, क्योंकि नेहरू ने जिस ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में या डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जिस तरह से हिंदुस्तान को और दुनिया को समझा है और जिस तरह से उन्होंने एक संवाद स्थापित किया है भारतीयों से और दुनिया के नागरिकों से, वह गांधी समझते थे कि मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ हिंद स्वराज में या उसके बाद जिस बार-बार वह जिस हिंद स्वराज की प्रस्तावना करते हैं गांधी, उसको सारे मतभेदों के बावजूद, जो दृश्य मतभेद हैं उसके बावजूद उसकी आत्मा जो उसका केंद्रक जो है, वह नेहरू ही उसे समझ पाते हैं, नेहरू ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, परंपरा का विवेचन कैसे होता है? आप वैदिक परंपरा की बात करते हैं। वैदिक वैदिक परंपरा का विकास कहाँ होता है? उसका परिष्कार कहाँ होता है? परिमार्जन और वो आगे कहाँ जाता है? वह जाता है उपनिषदों में। उसका विकास उपनिषदों में होता है, लेकिन उपनिषदों को वेदांत कहा गया है, वेदों का अंत। अब परंपरा को हम ऐसे समझेंगे, परंपरा को समझने के लिए हम वह लकीर नहीं करेंगे कि प्रेमचंद ऐसे करते थे, गाँव पर लिखते थे और गाँव पर लिखने वाले सारे लेखों की एक सूची हम बना लेते हैं कि फलाने, फलाने, फलाने गाँव पर लिख रहे हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो शायद उनकी परंपरा को हम परिभाषित नहीं कर पाएँगे, शायद समझ नहीं पाएँगे। इसलिए मित्रों, मैं जब कहता हूँ कि परिपाटी और परंपरा में एक पहले भेद स्थापित कीजिए, उसके भेद को समझिए और तब परंपरा को, किसी भी परंपरा को समझिए। प्रेमचंद की परंपरा भी उसी कड़ी में है और इसलिए हमारे साहित्य की दुनिया में प्रेमचंद की परंपरा को लेकर के इतनी उलझन है कि उस उलझन पर बात करना मैं ज़रूरी समझता था। अब आप देखिए, प्रेमचंद का जो समय है, वह कैसा समय है? 1880 में, मतलब 19वीं सदी के आखिरी दौर में उनका जन्म होता है। 1936 में उनका निधन होता है। 56 साल का उनका जीवन था। वह समय कैसा रहा है? राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, दोनों रूपों में हम देखेंगे तो एक अजीब तरह का वह समय रहा है। 80 में जब उनका जन्म हुआ था, उस समय मुल्क की स्थिति क्या थी? एक हताशा थी। 1857 में जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है या वह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही जाती है। मैं इस उलझन में, मैं द्वंद में उसको नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन वह जो एक स्वतंत्रता की पहली अंगड़ाई तो थी ही, उस अंगड़ाई को ध्वस्त कर दिया गया, कुचल दिया गया था और उसके बाद जो एक नैराश्य की भावना आई थी और उस दौर के आप ऐतिहासिक परिदृश्य को देखेंगे, तो उस परिदृश्य के बीच ही 1885 में, मतलब प्रेमचंद के जन्म के ठीक 5 साल बाद अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उस विवेचना में मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि स्थापना का क्या था, लेकिन वह उस स्थापना के पीछे मुट्ठी भर लोग थे, 72 लोग केवल शामिल हुए थे पहली बैठक में और एक राष्ट्रीय संकल्प तो था कि एक हम राष्ट्र के प्रति चिंता ज़रूर लोग जता रहे थे कि वह एक हमारे राष्ट्र का क्या होगा? इस हताशा के बीच राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का की स्थापना, यह ठीक 5 साल के जब प्रेमचंद थे तब यह हुई थी। और आप समझ सकते हैं कि जब प्रेमचंद बच्चे होंगे, वह बालक प्रेमचंद ने अपने समय में किन चीजों को देखा होगा। उन्होंने बंग भंग आंदोलन को देखा, करजन के उस निर्णय से किस तरह से पूरे देश में एक हलचल हुई थी, खास करके उस अ, हिस्से में जो बंगाल से बहुत जुड़ा हुआ था। ध्यान देना होगा कि उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता में थी और करजन ने बंगाल को 2 हिस्सों में सांप्रदायिक आधार पर बाँट दिया था। आप समझ सकते हैं कि 1947 में जो देश का बँटवारा हुआ, भारत का बँटवारा हुआ, उसके पहले बंगाल का बँटवारा 2 हिस्सों में सांप्रदायिक आधार पर हुआ। वो उसी की पुनरावृत्ति जरा बड़े रूप में 1947 में भी हुई। हमारे इतिहासकार इन चीज़ों पर थोड़ा कम लोगों ने ध्यान दिया है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और साहित्य के जो अध्येता लोग हैं, साहित्य के हमारे विद्यार्थी हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से भी कहूँगा कि वह देखें कि प्रेमचंद की नज़र कितनी तीखी थी। वह सब कुछ को समझते हैं और वैसा समझते हैं कि जैसा एक विचारक, एक इतिहासकार समझने की कोशिश करता है, उस तरह से वह एक लेखक समझता है। वह प्रेमचंद अजूबे लेखक थे। वह केवल उन्हें कविता कहानी में लिख करके नाम कमाने वाले लेखक नहीं थे कि एक कलाकार के रूप में उन्हें ख्याति मिले, इसकी कोशिश नहीं थी। उनकी कोशिश होती थी कि यह समाज बदले। और देखिए जब पहला कहानी संकलन उन्हें 1909 में जब आता है सूझे वतन, उसकी पहली कहानी है, जरा भावावेग की कहानी है, संसार का सबसे अनमोल रतन, जिसमें उसका नायक कहता है कि उसकी प्रेमिका कहती है संसार का सबसे अनमोल रतन लाने के लिए, तो वह लाता है। वह उस कहता है कि मुल्क के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए बहाया गया खून का कतरा जो है सबसे बड़ा रतन है। अब यह आप समझ लीजिए कि वह बंग भंग आंदोलन और राष्ट्रवाद की पहली अंगड़ाई, जो राष्ट्रीयता की पहली अंगड़ाई जो आई थी, उस दौर की उस दौर की उनकी सोच है। और इसमें भावना का भावना की मात्रा कुछ अधिक जरूर है, लेकिन उनकी नीयत पर हमें लगता है कि प्रेमचंद किस तरह से राष्ट्र से अभिभूत थे और राष्ट्रवाद की चेतना से अभिभूत थे। लेकिन उन्हीं में उसका विकास कैसे होता है, उस चेतना का विकास प्रेमचंद में ही कैसे होता है। आप देखिए शतरंज के खिलाड़ी, आप सब लोगों ने उस कहानी को पढ़ा होगा और सत्यजीत राय जी ने उसे फिल्म निर्माण के लिए चुना और एक बेहतर फिल्म भी बनी है, उसमें सब लोगों को मालूम है। उस कहानी को देखें, कैसे उस कहानी का हम पाठ करेंगे। आप एक तरफ संसार का सबसे अनमोल रतन और दूसरी तरफ वह शतरंज के खिलाड़ी। अब वह समझ गए हैं, इस दौर तक आते-आते प्रेमचंद को समझ में आ गई है बात कि मुल्क यूं ही नहीं गुलाम हुआ है। मुल्क के गुलाम होने के पीछे कुछ कारण तत्व थे और ऐसा ही गांधी सोच रहे थे। इसलिए गांधी जी और दूसरे जो मॉडरेट ताकतें थी, आप सब लोगों को मालूम होगा कि कांग्रेस में 2 ग्रुप थे। एक मॉडरेट ग्रुप था जो सामाजिक सुधारों के साथ राजनीति की बात करता था और बार-बार उनका जोर था कि सामाजिक सुधार हुए बिना कोई राजनीति नहीं होगी, संभव नहीं है। दूसरी तरफ गरम दलित थे, रेडिकल तत्व थे जिसके नेता लोकमान्य तिलक थे। वह कहते थे कि सामाजिक सुधारों को रोक दो, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो सकता है। और वह उन्होंने बार-बार सामाजिक आंदोलनों को रोकने की कोशिश की हुई है, जो कंसेंट बिल और वगैरह पर वह एक तरह से कंजर्वेटिव रुख उन्होंने अपनाया। और देखिए कि जिस अवध से प्रेमचंद भी आते थे और जिस अवध से जवाहरलाल नेहरू भी आते थे, जवाहरलाल नेहरू को एक बार उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने बतलाया। वह नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू अभिभूत थे
थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेत्री एनी बेसेंट के भाषण से, और अपने पिता से आकर बता रहे थे कि क्या उन्होंने भाषण दिया, क्या भाषण दिया। उनके पिता ने कहा, बरखुरदार बोलो तो कि दिया क्या? तो बहुत अच्छा दिया। क्या अच्छा? बात उन्होंने क्या कही? और नेहरू ने लिखा है कि वह पहली बार मुझे महसूस हुआ कि भाषण तेवर और भाषा से नहीं, उसके कथ्य से पहचाना जाना चाहिए, और वह उसमें बात क्या है। इसी तरह से राजनीति की पहचान होती है कि आप करने क्या जा रहे हैं। वह जो मॉडरेट मूवमेंट के जो लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह, यह सब लोग सामाजिक सुधारों पर बार-बार बल दे रहे थे कि अगर सामाजिक सुधार नहीं हुआ तो राष्ट्र का पुनर्जागरण नहीं हो सकता है। अंग्रेज चले भी जाएँगे तो हम फिर कोई दूसरा हमें गुलाम बना लेगा। एक बीमारी चली जाएगी, अगर शरीर भीतर से स्वस्थ नहीं हुआ तो दूसरी बीमारी आ जाएगी। यह मॉडरेट लोग सोच रहे थे, और देखिए कि प्रेमचंद अपने सोच में मॉडरेट लोगों के साथ है, और वह कड़ाम-कड़ाम की कोई राजनीति नहीं करना चाहते। वह उनकी सोच भी नहीं है, उनका राष्ट्रवाद बिल्कुल सामाजिक सुधारों से होकर के गुजरता है। और आप देखिएगा कि इसलिए उन्होंने सेवा सदन, निर्मला, गबन वगैरह में जो उन्होंने बातें रखी हैं, क्या है? सामाजिक सुधार करो। यह गहनों के पीछे का पागलपन, वह जालपा किस तरह से परिवार को बर्बाद कर देती है, उसकी एक आकांक्षा, गहनों के प्रति जो उसकी आकांक्षा, और बाद में वह जो उद्घोष करती है कि इस गहनों के कारण किस तरह से हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। निर्मला में आप देखिए किस तरह दहेज के लिए किस तरह स्त्रियां परेशान हो रही हैं। आप सेवा सदन में आप देखिए किस किस तरह समाज को एक दिशा देने का काम वह कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि अपनी कहानियों में वह जब शतरंज के खिलाड़ी की चर्चा में कर रहा था, शतरंज के खिलाड़ी में क्या है? शतरंज का खिलाड़ी खिलाड़ी का आरंभ ही होता है। आप देखिए उसका आरंभ ही है, वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। अब आप देखिए, वह वाजिद अली शाह का पतन क्यों हुआ था? वह पूरा दौर विलासिता का दौर था। लखनऊ, अवध विलासिता के नींद में डूबा हुआ था। और एक-एक चीज़, वह पहला पारा मैं उसका शुरुआती पैराग्राफ ही पढ़िएगा, तो आप लगेगा कि कहते हैं कि जो भिखमंगे थे, वह भी जो मिला हुआ धन होता था, उससे रोटी ना खरीद करके अफ़ीम खरीदते थे। कलाकार लोग जो थे, जो कसीदा काटते थे, चिकन का कपड़ा बनाते थे, ज़रूरत का कपड़ा नहीं, कसीदाकारी करते थे। वाजिद अली शाह खुद ठुमरी गाने में व्यस्त रहता था, वो डांसर भी था। आप ऐसे नवाब को, जिसको राजनीति करनी थी, वो डांस करेगा, ठुमरी गाएगा, तो क्या होगा? और इस पूरे माहौल को सामने रख देते हैं। किसी इतिहासकार ने भी इतनी स्पष्टता से उस दौर में नहीं रखा। और इसलिए वह जो उसके 2 सामंत जो हैं, मिर्ज़ा और मीर, जो म म सज्जाद अली और एक और दूसरे जो मिर्ज़ा हैं, वह दोनों शतरंज खेलने में डूबे हुए हैं। उन्हें आता है, उन्हें खबर दी जाती है कि अंग्रेज़ी फ़ौज आ रही है, और आप लोगों को बुलाया जा रहा है नवाब के द्वारा। लेकिन वो लोग भागते हैं, जा कर के टूटे हुए मस्जिद में, गोमती के उस पार जा कर के शतरंज के खेल में डूबे हुए हैं। उसकी बारीकियों में, उस विलासिता में, सनक में, पिनक में डूबे हुए हैं। वह उन्हें न खाने की चिंता है, न पीने की चिंता है, राजनीति वगैरह की कोई चिंता नहीं है। इस विलासिता, अहदीपन, काहलीपन का यह दौर था। ऐसा समाज क्यों नहीं गुलाम होगा? कैसे नहीं गुलाम होगा? और अंत में वह वही जब हैं, अपने खेल में डूबे हुए हैं, उस टूटी हुई मस्जिद में, तो उधर से करीब 5000 की सेना, अंग्रेज़ों की कंपनी राज की सेना आ रही है। यह मैं समझता हूँ कि फरवरी वह 1856 की बात घटना थी। और उधर से सेना आ रही है, देखते भी हैं लोग, लेकिन फिर खेल में जुट जाते हैं। और कुछ ही समय के बाद सेना उधर से लौटती है, लखनऊ से नवाब को गिरफ्तार करके लौटती है। जो वह उस सेना को सेना ने नवाब को पकड़ लिया है, वाजिद अली शाह को पकड़ लिया है बहुत आराम से, एक बूँद खून नहीं गिरा।
मैं मटिया बुर्ज में जो जिस किले में उन्हें रखा गया था, उसमें मैं गया हूँ, रहा भी हूँ और चूँकि अभी उसमें रेलवे का दफ्तर चलता है और मैंने देखने की कोशिश की कि किस तरह से नवाब वाजिद अली शाह ने यहाँ लंबा समय बिताया है। मैं समझता हूँ कि 1887 या 86 में उनकी मृत्यु हुई थी और 56 में वहाँ आए थे। आप समझ सकते हैं कि इतने दिनों तक वहाँ वो रहा। वह क्यों वाजिद अली शाह पराजित हुए? चुपचाप पराजित हो गए, कोई विरोध नहीं किया। प्रेमचंद की ज़रा टिप्पणी आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा कि किस तरह से इतिहास को, इस धड़कन को, इस रूपांतरण को वह देख रहे थे। आप दोनों जो उनके सामंत जो उसमें छुपे हुए हैं, वह उन्होंने देखा है, उनकी बात से करते हैं। 4 का गज़र बज ही रहा था कि फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार-काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी, जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था, जिस पर बड़े-बड़े कायर भी आँसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। यह प्रेमचंद का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उनके ही शब्द हैं। आप देखिए कि प्रेमचंद की पीड़ा और पूरे इतिहास, उनका इतिहास बोध कितना कितना क्लियर है, कितना स्पष्ट है। यह प्रेमचंद हैं और सब लोग जानते हैं, जो भी प्रेमचंद के पाठक रहे हैं, शतरंज के खिलाड़ी के पाठक रहे हैं कि जो राजा के लिए, नवाब के लिए तो नहीं निकले थे, राजा के लिए तो नहीं निकले थे। अपने खेल के जो मोहरे जो थे, उनके उनकी लड़ाई में, शतरंज के खेल में दोनों लड़ के एक-दूसरे मर जाते हैं। अब यह काहिलपन और राजनीतिक जो बेचारगी की हद थी और ऐसा समाज क्यों नहीं गुलाम होगा? इस गुलामी को जिस तरह से बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से प्रेमचंद ने समझा है, उस दौर के किसी इतिहासकार ने भी नहीं समझा है। इसलिए मैं कहूँगा कि प्रेमचंद को समझना ही पहले मुश्किल है। इसलिए अगर उनको हम नहीं समझते हैं, तब उनकी हम परंपरा का हम किस तरह से, परंपरा को किस तरह परिभाषित करेंगे? एक कहानी, जो उनकी दूसरी एक कहानी है, जो आखिर दौर की कहानी है, 35-36 के लगभग में लिखी गई थी, शायद 35 की है लिखी हुई, कफन, और जिस पर आज भी बहुत चर्चा होती है। वह कफन क्या है? दलित लेखक कहते हैं कि वो दलितों के जीवन की कहानी है और उसका मज़ाक उड़ाया है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर वह है, मैं बार-बार देखता हूँ कि वह काफ़्का की कहानी, जो अधःपतन हो रहा है मनुष्य का, तो वह एक कीड़े में तब्दील हो गया है। क्या काफ़्का की कहानी मेटामॉर्फोसिस एक कीड़े की कहानी है? नहीं, वह मनुष्य की कहानी है। कफन, वह दलित जीवन की कहानी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। और वह प्रेमचंद बतला रहे हैं कि जब मेहनतकश लोग, उत्पादक तबका जब इतना बेचारा है, जानता है कि कमाने-धमाने से कुछ नहीं होगा, बैठकर जो खाने वाले जो लोग हैं, ये सामंतों के चारण चापलूस, वही देश पर राज भी कर रहे हैं, वही ठीक से खा पी रहे हैं, जमींदार और उनके कारिंदे। तो यह उत्पादक तबका, जो मेहनतकश तबका हताश होगा, अराजक होगा कि तो जब कमाने से कुछ होता ही नहीं है, तो चापलूसी, चारणगिरी करो और उस तरह से उसी रूप में आओ। समाज का जो आदर्श रखते हैं बड़े लोग, एक उक्ति है, महाजनों एन गतः स पंथा, बड़े लोग जिस रास्ते चलते हैं वही रास्ता होता है। तो यह रास्ता कौन बनाता है? दलित नहीं बना रहे हैं, दलित उस पर चल रहे हैं, घीसू और माधव तो उस पर चल रहा है कि तुम चापलूसी करके ही, जब जब बात बना करके ही जब खा पी रहे हो, तो हम काम क्यों करें? चोरी करता है। चोरी वह करता नहीं है, वह सीखता है। बड़े लोग चोरी कर रहे हैं, उस चोरी को वह भी कर रहा है। बड़े लोग माल मार रहे हैं, तो आलू तो मैं चुरा लूँ। वह बात बना करके कफन के लिए पैसे वसूलता है। यह विकृति आई है कहाँ से? यह मेटामॉर्फोसिस
कहानी से इसकी तुलना कीजिए और तब दिखेगा कि यह कितनी बड़ी कहानी है। वह दलित जीवन की कहानी नहीं है, वह मनुष्य एक हिंदुस्तानी व्यक्ति की, एक हिंदुस्तानी मनुष्य की, उस दौर के मनुष्य की कहानी है, जो मेहनतकश है और जिसे जब मेहनत का पारिश्रमिक नहीं मिलता है, वह उसे देखता है कि इससे कोई जीवन नहीं चल सकता है, तो वैसे ही फिर चारण चापलूस बनो और अराजक बन जाओ और उसमें जो एक विकृति आती है, उस विकृति को उन्होंने अपने तरीके से चिह्नित किया है और यह प्रेमचंद है। प्रेमचंद को ऐसे हम समझेंगे और गोदान गोदान की बार-बार चर्चा होती है, किसान जीवन की कहानी और गाँव की कहानी और किसान जीवन की कहानी नहीं है। आप देखिए उसका जो अब मैं जो होरी है, अवध का एक किसान और वह किस तरह से एक गाय की आकांक्षा लिए हुए है और वह गाय की आकांक्षा लिए हुए वह गोदान तक की प्राप्ति में वहां जाकर के गोदान तक ले जाता है, वह मर जाता है 40 से कम की उम्र में। मैं तो उसको हत्या कहता हूँ, सामाजिक हत्या थी उसकी। और उस समय वह उसकी पत्नी जो धनिया है, उससे कहते हैं लोग कि गौदान करा दो। उस समय भी गौदान की बात और गौदान के लिए तो उसके पास गौ तो थी नहीं, तो वह उसी के सुतली के खाते हुए 10 आने पैसे उसके निमित्त बनते हैं, गौदान के निमित्त बनते हैं और वह उसको मिलता है जो कितना भ्रष्ट था माता दीन। उसको मैं उसको वह गौदान का पैसा मिलता है। आप समझ सकते हैं कि किस एक विकृत यथार्थ को, जो इतनी जटिल घटना है समाज में घट रही है, उसको प्रेमचंद रख रहे हैं और वह गाँव की कहानी लिख रहे थे। वह गाँव को तोड़ देने की कहानी लिख रहे थे और वह जैसा कि 1858 1853 से 58 के बीच कार्ल मार्क्स ने ऑन इंडिया करके कुछ लेख हैं, 7 हैं या 8 हैं संख्या में भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो पोएटिक जो इंडियन विलेजेस हैं, मई ग्रामीण बस्तियां हैं, यह पूरब की निरंकुशता के आधार हैं और इन्हें टूट जाना चाहिए। वह कहते हैं कि वह जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने या कंपनी राज ने जिसे तोड़ दिया है, गाँव को कमजोर कर दिया है, इसकी जो पुरानी जो उत्पादन प्रणाली थी, वह उसको तोड़ करके चरखे-चरखे पर चलने वाली प्रणाली थी, उसको जो तोड़ दिया है, यह हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने जर्मन कवि गेटे की एक पंक्ति उद्धृत की है, मार्क्स ने कहा है कि वह दुःख महान होता है जो एक महान सुख के लिए वह दुःख महान होता है जो एक महान सुख के लिए होता है। भारत आज जो पीड़ा झेल रहा है, वह इसी तरह की पीड़ा है। भारत का भविष्य नया भविष्य बनने वाला है, बेहतर भविष्य बनने वाला है। यह प्रेमचंद इस चीज को समझ रहे थे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने मार्क्स के उन लेखों को पढ़ा था कि नहीं, मेरा अनुमान करता हूँ नहीं ही पढ़ा है। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से बाल्जाक ने फ्रांसीसी क्रांति को देखा था, उस तरह देखते हैं इस किसानों के आलोड़न को, देखते हैं इस परिवर्तन को, उनके भीतर एक मौन क्रांति जो हो रही है उसे देखते हैं और वह देखते हैं कि किस तरह से उसका बेटा गोबर गांव में रहने से इनकार कर देता है। वह गांव उसका नहीं है, वह कहता है यह जमींदार और उसके कारिंदों का गांव है, पुरोहितों का गांव है, माता दिन का गांव है, यह यहाँ के जो सूदखोर महाजन है उनका गांव है। उस गांव में वह नहीं रहेगा, लखनऊ चला जाता है और वहां से जब आता है तो किस तरह से इन लोगों को जलील करता है एक प्रहसन नाटक। यह यहाँ प्रेमचंद है। प्रेमचंद वह गांव के लेखक और किसान के लेखक, किसानों की पीड़ा के लेखक हैं। उनके उनमें जो बदलाव आ रहा है उसके लेखक हैं। वह होरी होरी को होरी के रूप में नहीं बचाना चाहते हैं। वह गोबर में देख रहे हैं भविष्य किसानों का कि वह गांव छोड़ो। और आज भी बार-बार बात होती है कि हिंदुस्तान की पहली समस्या है कि शहरीकरण यहाँ कम है। शहरीकरण, ग्राम आज बदल रहे हैं और इस पर बोलने के लिए एक दूसरा विषय है, लेकिन हम देखेंगे कि गांव तेजी से बदल रहे हैं और उससे मुक्ति भी
मिल रही है। हम गाँव में अभी जब जब जाता हूँ, तो देख रहा हूँ मनरेगा के कारण गाँव में मज़दूर नहीं मिलते, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। नई उत्पादन जो प्रणाली औज़ार आए हैं, उसके उसके साथ हल खत्म हो गए, बैल खत्म हो गए और उसके फलस्वरूप फलवाहे भी खत्म हो गए, जो ख़ास करके पिछड़ी और दलित जातियों से होते थे, उनका शोषण नहीं हो रहा है। मनरेगा में उन्हें काम मिला है और उस काम के सहारे वो एक नया जीवन जीना चाहते हैं। वो शहर आना चाहते हैं, उनकी अगली पीढ़ी शहर आना चाहती है और इस तरह से गाँव बदल रहा है। इस बदलाव को जो लेखक नहीं समझेगा, वह प्रेमचंद को भी नहीं समझेगा और उनकी परंपरा को भी नहीं परिभाषित करेगा। इसीलिए कुछ लोग जब प्रेमचंद की परंपरा की बात करते हैं और वह कहते हैं कि प्रेमचंद इस तरह से गाँव पर लिखते थे और गाँव पर लिखने वालों की एक लिस्ट तैयार करते हैं। क्या हम विवेकी राय में प्रेमचंद देखेंगे, उनके लेखन में देखेंगे, मिथिलेश्वर में देखेंगे, संजीव में देखेंगे? जिनके पास कोई राजनीतिक चेतना है ही नहीं, कोई राजनीतिक चेतना नहीं है, नक्सलवादी और क्या में उलझे हुए ये जो लोग कई बिल्कुल चेतना शून्य लोग हैं। वह वैसे लोग आप प्रेमचंद की परंपरा की क्या बात प्रेमचंद का पाठ करने में भी अक्षम है। मैं थोड़ा यह कठोर शब्द का व्यवहार कर रहा हूँ और इसके लिए थोड़ा संकोच है, क्षमा चाहूँगा अगर किन्हीं को दुःख होता है तो। लेकिन मैं कहूँगा कि प्रेमचंद को ज़रा विराटता में, ज़रा उदार होकर के समझिए। प्रेमचंद को बहुत ही टकसाली ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। प्रेमचंद एक नई चेतना उभार रहे हैं और उस चेतना को आप देखेंगे प्रेमचंद के जीवन में उनके जो निकट थे, जैनेंद्र कुमार थे। जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों को देखिए मैंने लिखा भी है। जैन
हाँ, जुड़ा। अब मैं शुरू करता हूँ। हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। मित्रों, बिजली के कट जाने के कारण, पावर कट के कारण थोड़ा अवरोध हुआ और मैं क्षमा चाहूँगा। मैं पटना से बाहर हूँ और यहाँ समझने में मुझे थोड़ी देर हुई। तो मैं लौट रहा हूँ अपने वक्तव्य पर, जो जहाँ से मैं कर रहा था। मैंने प्रेमचंद के बारे में मेरी बात हो रही थी। वह प्रेमचंद को, जैसा कि कहा, प्रेमचंद को समझना बहुत सरल नहीं है। वह बिल्कुल गाँव के लेखक थे और वह किसान जीवन के लेखक थे। ऐसा कह करके उनका एक हम सरलीकरण करते हैं और इस सरलीकरण के आधार पर अगर हम उनकी परंपरा निर्धारित करते हैं, तो हम कहीं न कहीं इसमें कोई एक गतिरोध स्थापित कर देंगे, गतिरोध बना देंगे और हम शायद गलत नतीजे पर पहुँच सकते हैं। प्रेमचंद की परंपरा वह नहीं है अ, कि जो गाँव पर लिखा जा रहा है, जो किसानों पर लिखा जा रहा है। प्रेमचंद समाज के बारे में लिख रहे थे और उस समाज के बारे में वह एक सामाजिक बदलाव को वह देख रहे थे बड़े परिप्रेक्ष्य में। और वह जान रहे थे कि जो भारत 6 लाख गाँवों का देश है, तो किसान भारतीय जीवन के मुख्य नायक हैं और इनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। पूरी की गाथा नहीं है वह भारतीय जीवन की गाथा है और भारतीय जीवन की गाथा किसानों की गाथा है, तो वह लिखेंगे। लेकिन वह कोई अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, किसान जीवन का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं प्रेमचंद। वह बतलाते हैं कि किसान जीवन किस तरह से विरूपित है। वह जो होरी है, वह परिवार की मर्यादा में, सामंती पुरोहिती व्यवहारों में, संस्कारों में, और उसके बाद वह जो उसका जो जमींदारों का शोषण हो रहा है, उसके कारिंदों का शोषण हो रहा है, महाजनों का शोषण हो रहा है, पुरोहितों का शोषण हो रहा है। इन सब के बीच से किस तरह से उलझा हुआ है और इस यही कारण है कि उसका बेटा जो गोबर है, वह गाँव छोड़ देता है। वह जानता है कि यह गाँव हमारा गाँव नहीं है, जिसको हम समझ रहे थे। होरी उसका पिता, भले उनका गाँव हो, वह समझ उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन यह कहता है कि मेरा गाँव नहीं है। होरी की समझ बन चुकी है, यह गाँव जमींदार का है, उनके महाजनों का है, उस तहसीलदार का है और पुरोहितों का है। इस गाँव से वह एक विद्रोह करता है, छलांग लगाता है और वह लखनऊ पहुँचता है। आप देखिए, यह प्रेमचंद की यह पीड़ा है और इस प्रेमचंद के इस पीड़ा को, इसके वह उनकी जटिलता को, उनकी सोच को अगर जो नहीं समझता है, वह प्रेमचंद की परंपरा पर बात नहीं कर सकता। और इसलिए प्रेमचंद की परंपरा पर जो लोग बात आसानी से करते हैं, वो बार-बार कहते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा तो विवेक की राय में है, मिथिलेश्वर में है, संजीव में है। नहीं, यह इस तरह से हम उनकी परंपरा, वह एक राजनीतिक, सामाजिक सचेत समझ थी। हर एक लेखक में वह राजनीतिक, सामाजिक समझ होती है और वह, आप देख लीजिए, टोलस्टॉय हैं, वह सभ्यता के समीक्षक हैं। आप देख लीजिए वह किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। वह लेनिन ने उन्हें किसान जीवन का लेखक कहा है, किसान चेतना का लेखक, जीवन नहीं, किसान चेतना का लेखक कहा है। किसान की तरह सोचते हैं टोलस्टॉय, लेकिन टोलस्टॉय न खुद किसान थे, न किसानों पर उन्होंने ज़्यादातर लिखा है, न करेंना, न वार एंड पीस, न रिसरेक्शन, ये सारे जो उनके उपन्यास हैं, वह किसान जीवन पर नहीं है। बावजूद वह किसान चेतना के लेखक कैसे हैं? तो वह किसानों के दृष्टिकोण से, उस नज़रिए से देखते हैं। प्रेमचंद का जो नज़रिया है, वह एक किसान का नज़रिया है और उस बदलाव को देखते हुए समझते हैं कि वह गाँव में गाँव में जो किसान सुरक्षित नहीं है, वह आप देखिएगा एक रेणु में, रेणु को बार-बार मैं जब कहता हूँ कि रेणु की परंपरा, रेणु का जो रेणु का जो गाँव है, वह ज़्यादा जटिल तो है, लेकिन वह रेणु उस जटिलता को बहुत गहराई से समझते हैं। और रेणु के समय तक जिस तरह से गाँव में एक राजनीतिक समझ आई थी, वह राजनीति विकसित हो गई थी, पॉलिटिकल पार्टियाँ बन गई थी, वह राजनीति
उस तरह से उभर करके नहीं आया आया है प्रेमचंद में, जिस तरह से रेणु में आया है। तो रेणु के मैला अंचल में आप देखेंगे कि किस तरह से 12 वर्ण के लोग हैं, लेकिन वह उसका नायक प्रशांत है, जो जाति विहीन है, उसकी कोई जाति नहीं है। तो यहाँ रेणु है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रेमचंद का विकास रेणु में हुआ है, प्रेमचंद का विकास जैनेन्द्र में हुआ है, प्रेमचंद का विकास अज्ञेय में हुआ है। अज्ञेय, अब शेखर एक जीवनी को देखिए, अपने जो पूरा मुल्क उस समय जिस दौर में शेखर की जीवनी का लेखन हुआ था, पूरा मुल्क जब भगत सिंह के फलसफे में अपने दिलों में लेकर के वह आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो वह उनका लेखक, उनका जो नायक जो है, जो पहला नास्तिक नायक है हिंदी साहित्य का, शेखर, वह अपने संस्कारों से जूझ रहा है। बाहर की लड़ाई जो लड़ रहे थे, नहीं, वो भीतर की लड़ाई अपने ही संस्कारों से लड़ रहा है, अपने ब्राह्मणवाद से, अपने तमाम जो चेतना है, दूसरी चेतना जो उसके एक बुर्जुआ समझदारी है, उससे वह जूझ रहा है। यह प्रेमचंद के लेखन का विकास है। प्रेमचंद के लेखन का विकास जैनेन्द्र में आता है, जब वहाँ त्याग पत्र में वह स्त्रियों की मुक्ति की बात, सुनीता में, सुखदा में वह जब मुक्ति की बात करते हैं, वह आप देखिएगा उषा प्रियंवदा में ज्यादा स्पष्ट होकर के आया है। बनिस्पत की ये जो विवेकी राय, मिथिलेश्वर और संजीव जैसे लोगों को जो लोग रेखांकित करते हैं कि बहुत सहज ढंग से गांव पर लिख रहे हैं, और होरी की और किसान की गाथा लिख रहे हैं। नहीं, किसान की गाथा, किसान की पीड़ा को समझना होगा, गाँवों को मिटना है, गाँवों को हम उस तरह से पुराने ढांचे को हम लेकर नहीं चल सकते। किसान इस पीड़ा को जो समझ रहे हैं, आप एक हिंदू उपन्यास है, अभी मैं उनके मराठी का उपन्यास है, और उनके लेखक का नाम अभी भूल रहा हूँ अभी, वह उसका एक पिता जो है, वह है, उसके बेटा उसके पास चिट्ठी आती है कि बापू गांव छोड़ दो, वह पीढ़ियों से तुम जिस जमीन के टुकड़े पर के लिए लगे हुए हो, वह हमारे 2 महीने की तनख्वाह के मूल के बराबर भी नहीं है। तुम फ्लैट लो, और वहां लो जो एयर रूट पर हो। अब आप देखिए, यह नई दुनिया बन रही है, जो मराठी का एक लेखक देख रहा है, जो और दूसरे रेणु देख रहे हैं। वह रेणु गांव के लेखक नहीं है, वह बार बार वह गांव की उस लोग समझते हैं कि वह तो जातिगत चेतना को वहां रख रहे हैं। अरे जातिगत चेतना, वो 12 वर्ण के उस गांव में एक प्रशांत को नायक बनाते हैं जिसकी कोई जाति नहीं है। तो जातियों के और वर्गों के एक जो अंतर्गुम्फन है, उसको देख रहे हैं। वह देख रहे हैं किस तरह से वह सिपहिया टोला के लोग और जादव टोली के लोग आपस में तो खूब लड़ते हैं, लेकिन संथालों की जब लड़ाई होती है तो वह उसके खिलाफ एक हो जाते हैं। यह रेणु देख सकते थे, और यही लेखन जो है प्रेमचंद का विस्तार है। प्रेमचंद की परंपरा रेणु में दिखती है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेमचंद की परंपरा पर जब बात करनी हो, तो थोड़ा जरा प्रेमचंद को समझने की कोशिश करें कि प्रेमचंद क्या है। प्रेमचंद इतिहास को अपने तरीके से समझते हैं, राजनीति को अपने तरीके से समझते हैं। प्रेमचंद का लेखन केवल उनके कथा साहित्य में ही नहीं है, उनके वैचारिक लेखों में भी है। हंस और दूसरे जगह जो संपादकीय टिप्पणियां लिखते थे, उनका मैं समझता हूँ कि वाणी का प्रकाशन ने उसे छापा, 2-3 संकलन उसके 3 वॉल्यूम में है। और वह देखे कि एक-एक छोटी-छोटी चीज पर प्रेमचंद ने टिप्पणियां की है। उस समय वह नेहरू, जो उनसे 9 साल छोटे थे, नेहरू से प्रभावित दिखते हैं। और आप देखिए कि प्रेमचंद जब 40 साल की उम्र में थे, तब यहाँ एक ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था। अगर 1920 राष्ट्रीय आंदोलन की एक निर्णायक लड़ाई जहां से शुरू हुई थी, अगर 20 से मानते हैं, तो उस समय 40 साल के थे, और इन 16 वर्षों में अपनी मृत्यु तक उन्होंने इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को देखा। उन्होंने नौकरी 21 में छोड़ी। उन्होंने जो कहानियां इसी बीच शतरंज के खिलाड़ी लिखा, ठाकुर का कुआं लिखा, उन्होंने पूस की रात जैसी कहानी लिखी, जिसमें किसानों की वह पीड़ा है, और वह अपने खेत जो उसका चर जाता है नीलगाय, और उससे वह खुश होता है कि कल अब अगोरना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह जानता है कि वह
कुछ भी मिलना नहीं है उससे। किसानों की पीड़ा, किसानों की जो उसमें अराजकता जो विकसित हो रही थी, उसे प्रेमचंद बहुत गहराई से देख रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रेमचंद को जरा उदार होकर के जरा अपने मस्तिष्क को जरा बढ़ा करके देखिए और अवगुंठनों से उठ करके देखिए कि प्रेमचंद के समय की जो स्थितियां थी उसमें कितना कोई सोच सकता था। मैं किसी को देवता बनाने के का प्रस्ताव नहीं करूंगा। प्रेमचंद में कुछ गलतियां होंगी, उन्होंने खुद सुधारा है। और पहले ही दौर में मैंने बतलाया कि अपने ही कहानी जो एक भावुक सी लगने वाली कहानी है, वह संसार का सबसे अनमोल रतन, और वह फिर किस तरह से वह बदलते हैं शतरंज के खिलाड़ी में। तो प्रेमचंद ने अपना भी बार बार परिष्कार किया है और वह बार बार वह जो कहते थे कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है। तो वह साहित्य को का महत्व वह समझते थे, राजनीति से उसके अंतर संबंधों को भी समझते थे, लेकिन साहित्य को वह चाहते थे कि वह राजनीति से आगे चलने वाली मसाल हो, राजनीति के पीछे चलने वाली पीछे पिछलग्गू होने वाली वह मसाल नहीं बनने देना चाहते थे। इसीलिए जो लोग हमारे मार्क्सवादी मित्रों ने से गलती क्या हुई कि वह उन्होंने पूरे लेखन को मार्क्सवाद के पीछे साम्यवाद के का पिछलग्गू साहित्य बनाया। इससे विकृतियां उभरी, वह नहीं समझ सके प्रेमचंद की परंपरा को। और इसलिए जो तमाम दूसरे मार्क्सवादी, हम किसी का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, उन लोगों ने रेणु को नहीं समझा, उन्होंने उसकी पूरी परंपरा को नहीं समझा और उनकी परंपरा, प्रेमचंद की परंपरा के नाम पर ऐसी बातें हुई जो मैं समझता हूँ कि निरर्थक ज्यादा थी और सार्थक कम थी। मित्रों, मैं फिर एक बार कहूंगा कि प्रेमचंद बड़े सोच के, बड़े परिप्रेक्ष्य के लेखक थे। मैं जब देखता हूँ हिंदुस्तानी परिवेश में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद वह दूसरे लेखक हैं जो पूरी दुनिया में, आधुनिक जो साहित्य में पूरी दुनिया में जो जाने जाते हैं, वह प्रेमचंद ही हैं। और आप देखेंगे यह भी कि रविन्द्रनाथ टैगोर तो एक जरा समृद्ध पृष्ठभूमि से, जमींदार पृष्ठभूमि से आए थे और प्रेमचंद लगभग सर्वहारा की पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन दोनों के विचार बहुत मिलते-जुलते हैं। दोनों के यहाँ मनुष्य जो है धर्म, जाति और राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ता हुआ नज़र आता है और इसलिए वह देखेंगे नए एक विचार की प्रस्तावना करता है। उनके अपने विचार हैं, टैगोर के भी अपने विचार हैं और प्रेमचंद के भी अपने विचार हैं। यह कहूँगा तो कुछ संभव है, कुछ लोगों को शायद अच्छा न लगे, लेकिन मैं कहूँगा कि हिंदी क्षेत्र में, खास करके वो जो अवध का जो इलाका है, उस पूरे क्षेत्र में वह जवाहरलाल नेहरू की तरह ही एक बड़े चिंतक के रूप में भी नज़र आते हैं प्रेमचंद। और इस रूप में हम जब उनकी तुलना रवीन्द्रनाथ टैगोर से करते हैं, तो एक विश्व चेतना जैसे उनमें थी, रवीन्द्रनाथ टैगोर में थी, जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय राष्ट्रवाद का विरोध किया और दूसरे विश्व युद्ध के समय जिस तरह से उनका वह लेख है जो क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का संकट, उसको आप देखेंगे कि कौन सी चिंता थी टैगोर की। टैगोर ने अपने समय में वर्णवाद का विरोध किया, अपने समय में जातिवाद का विरोध किया, वैसा ही विरोध प्रेमचंद ने भी किया और ये दोनों वाद मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूँ और किन्हीं मित्र को अगर कोई सवाल हो तो संतोष जी के माध्यम से जरा रखेंगे। मैं जवाब देने के लिए हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे कुछ साथियों के सवाल हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें एक पहला सवाल ये है कि पीछे आज़ादी के जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लगभग 75 साल के आसपास हो चुके हैं, तो ऐसे में आज भी हमारे गांव सामंतवादी सोच से, जातिवाद से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो प्रेमचंद ने जिस तरह से संघर्ष किया अपनी रचनाओं में इन तमाम पतनकारी मूल्यों के खिलाफ, ऐसे में ये कब तक हो पाएगा प्रेमचंद? हेलो।
सर डिस्कनेक्ट हुए हैं। अशोक थोड़ा इंतजार कर रहे जी होंगे। सर, जी जी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर, आपको आवाज सुन रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी जी सर। सर कुछ साथियों के सवाल आए हैं, मैं आपके सम्मुख हाँ, रख रहा हूँ उन्हें। उसमें जी हाँ। पहला सवाल ये था कि जब देश की आजादी के इतने साल हो चुके हैं, ऐसे में आज भी हमारे गांव सामंतवादी मूल्यों से, जातिवाद से, सांप्रदायिकता से, अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो पाई है। तो ये जकड़न कब तक रहेगी ये देश में, इन गांव में हमारे? और दूसरा सवाल ये है सर, प्रेमचंद के सपनों का भारत जो उन्होंने अपनी तमाम कहानियों में और जो उपन्यासों में एक तरह से देखा था, वो हम कब तक पूरा हो सकता है, कब तक ये आशा करें हम? ये दो सवाल हैं सर अभी आपके सामने। दोनों बहुत मौजूद सवाल हैं, लेकिन पहले सवाल का जवाब देना मुश्किल इसलिए है कि वह जो सामंती जकड़न है और जो सोच है, जाति और धर्म के जो सवाल है, मजहब के सवाल है, संकीर्णताएं हैं, वह कब दूर होगा, यह भविष्यवक्ता तो मैं नहीं हूँ। लेकिन यह मैं कह सकता हूँ कि प्रेमचंद ने जो स्वप्न देखा था और जो जिसके लिए लिखा था, वह बहुत हद तक पूरा हुआ है। अब मैं उनके ज़माने में जिस तरह की चीज़ें थीं, वह वैसे ही आज नहीं है। आज के गाँव बदले हुए हैं, उस बदले हुए गाँव को मैं भी देख रहा हूँ। उस पर ध्यान लेखकों का भी जाना चाहिए। अब मैंने कहा कि आज के गाँव में ना कोई होरी, अब होरी नहीं है। वहाँ बीपीएल का कार्ड है। वहाँ मनरेगा की योजना चल रही है। वहाँ उसका दाम, जो श्रम मूल्य जो है वो बढ़ा है, इसलिए गाँव में खेती करना मुश्किल इसलिए हो गया है कि मज़दूर अब ऊँची मज़दूरी माँगते हैं। आप जो बदलाव हुए हैं, जो सरंजामों के बदलाव हुए हैं, अब हल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था अपने वक्तव्य में भी, हल नहीं है, हलवाए भी नहीं हैं और हल चलाने वाले भी नहीं हैं, जिसका बार-बार शोषण होता था हलवाहों का, जो प्रायः पिछड़ी और दलित जातियों के होते थे, अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित जातियों से होते थे, अब वह बदल गया है। आज गाँव निश्चित रूप से आप देखिएगा देखिएगा कि गाँव में अब वोट किसी को देने से रोका नहीं जा रहा है। तो एक नई चेतना वहाँ भी आई है, लेकिन और जिस तीव्र गति से होना चाहिए था, उस तीव्र गति से नहीं हो रहा है, लेकिन गाँव बदल रहे हैं। और प्रेमचंद के समय में जो गाँव थे, वही गाँव आज नहीं है। इसलिए मैं यह उम्मीद करता हूँ कि वह जो सपनों का भारत था, जो दूसरा सवाल है, जो प्रेमचंद के सपनों का भारत था, उसी तरफ जा रहा है। वह एक नया मनुष्य और शहर में भी पैदा हो रहा है। वह आज एक राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना गाँव और शहर दोनों स्तरों पर विकसित हो रही है। और यह मैं समझता हूँ कि यह प्रेमचंद ने ऐसा ही तो सोचा था। वह आप देखिए कि ये जो रूसी जीवन में एक तो गोरकी थे, जो ज़्यादा पार्टीगत होकर के उन्होंने लिखा है और वह उनमें आज भी अब उन्हें बहुत महत्वपूर्ण लेखक उस तरह से नहीं माना जाता है, जिस तरह से चेखव को माना जाता है। चेखव की तुलना में ज़रा दूसरे नंबर के वह लेखक माने जाते हैं। लेकिन चेखव ने जो लिखा था, जिस तरह के आज़ादी की वकालत की थी और स्वप्न देखा था, वह उसमें आज उस तरह से नहीं हो, लेकिन पूरी दुनिया में मनुष्य उस आज़ादी की सोच के करीब है और इसलिए दुनिया भर में चेखव को पढ़ा जाता है। प्रेमचंद की आज जो परिभाषा हो रही है, जो इतिहास बोध उनका था, जो रेणु का इतिहास बोध था, इसीलिए मैंने रेणु
साथियों, बिजली की समस्या की वजह से ये हो रहा है। आप धैर्य बनाए रखिए, बस सर जुड़ जाते हैं तो अच्छा है। डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब इसमें तकनीकी अ, मैं उसमें मैं कोई हस्तक्षेप तो ज्यादा कर नहीं सकता। तो मैं कह रहा था कि प्रेमचंद के सपनों का जो भारत था, वह बहुत अंशों में अब तेजी से नहीं, तेजी से कोई चीजें पूरी होती है क्रांतिकारी तरीके से, लेकिन विकास के उसी रास्ते पर जा रहा है। हम एक जाति मुक्त दुनिया तो जरूर देख रहे हैं, और अभी भी जो हमारे समाज में जो कुछ लोग जो एक मजहबी दौर जो देख रहे हैं, इसके कारण कुछ अलग हैं। और यह समझता हूँ कि यह इतना जटिल विषय है कि इस पर अलग से कोई विचार होना चाहिए। लेकिन जी सर। प्रेमचंद ने जो एक मिजाज बनाया है, जो एक दुनिया बनाई है, एक परंपरा विकसित की है, जो अपने हमारे जैसे और भी सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, जैसे लेखक पैदा किए हैं, समझदारी जो पैदा की है, उन सबने मिलकर के एक दुनिया बनाई है। और वह दुनिया ही आज मुझे बोलने के लिए और आप सब लोगों को, श्रोताओं को यहाँ सवाल करने के लिए, सुनने के लिए इकट्ठा किया है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, आशावादी हूँ कि प्रेमचंद के सपनों की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है। देर सवेर उन्हें समझा जा रहा है, और मैं हताश बिल्कुल नहीं हूँ। और कोई दूसरा सवाल? अशोक जी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक जी? जी सर। हाँ, और कोई दूसरा सवाल? अ, वैसे तो सर समय भी काफी हो चुका है, लेकिन एक छोटे से सवाल पे अगर आप 1 मिनट में कुछ हाँ, रोशनी डाल सके। औद्योगिकरण और मशीनीकरण की जो समस्या है, और जिस तरह से गांव में लगता है कि एक अच्छा खासा माहौल बना है, रोजगार है, और ये तमाम कार्ड वाली योजना है, एक तरह से किसान क्रेडिट कार्ड है, लेकिन गांव से जो पलायन हुआ है, जिस तरह से गोबर शहर में गया था और जिस तरह से वहां वो शिकार हुआ औद्योगिकरण के इस प्रपंच का, आज के दौर में गांव से बड़ी संख्या में पलायन है युवाओं का शहरों में। 12-12 घंटे की वो नौकरी कर रहे हैं। आज प्रेमचंद होते तो किस तरह से इसका व्याख्या करते? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और यह देखिए, यही तो सोचना है कि किस तरह से जो हमारी सरकारें जो हैं, उस तरह से जनवादी सरकारें नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। जनतंत्र हमारे यहाँ बहुत व्यवस्थित नहीं है। एक तरह से औद्योगिकरण तो हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं। औद्योगिक क्रांति का जो समय था 1850 से 1760 से लेकर 1950 तक, 1850 तक, जो 90 साल का समय था, उस समय हिंदुस्तान गुलाम था और दूसरी तरह की सारी चीजें थी। जब नेहरू युग आया, तो नेहरू युग ने राजकीय कोशिशों से एक औद्योगिकरण लाने की कोशिश की, और उन्होंने बतलाया कि उद्योग धंधे जो हैं, ये जो कारखाने जो हैं, नए भारत के मंदिर होंगे वगैरह वगैरह। तो एक चेतना आई, और आज एक जो पूंजीवादी, अपने विकृत पूंजीवादी आवारा पूंजी के दौर में जिस तरह से हमारा जो औद्योगिक विकास थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इसके कारण जो वहाँ मजदूर जा रहे हैं, उनका जो इस तरह का शोषण हो रहा है, हम यह देखेंगे कि हमारी राजनीति कहीं न कहीं कमज़ोर है, या उस जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं है। मजदूरों की आवाज़ संसद में नहीं गूंज रही है। किसानों को देखिए, पिछले साल किस तरह से हमको उनको संघर्ष करना पड़ा। उनको समझा नहीं जा रहा है कि जो मजदूर और किसान, दस्तकार, जो फैक्ट्री के मजदूर और दूसरे जो है नौजवान, स्त्रियां, उत्पादक तत्व है जो हमारा तबका है, वह राष्ट्र निर्माण में, देश और समाज के निर्माण में किस तरह से भूमिका निभा रहा है। अगर नहीं निभा रहा है, यह राजनीति काम करेगी, साहित्य यह काम को नहीं करना है। साहित्य को तो एक समझदारी बनानी है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। यह समझदारी, मैं समझता हूँ कि आज साहित्य, हिंदी का साहित्य भी उस या में कहीं कमजोर नहीं है, बना रहा है। लेकिन लड़ाई बहुत कड़ी छिड़ी हुई है। लेकिन कोई जो सरकार आती है और इस विचार की सरकार या उस विचार की सरकार, इससे इतना जल्दी हमको हताश नहीं होना है। अभी भी इस देश में एक चेतना है
कि हम मणिपुर में कोई घटना घटती है तो पूरा देश आज उसके उस पर अपना प्रतिरोध जारी कर सका है। किसानों का मामला उठा, स्त्रियों का मामला उठा, दलितों का मामला उठता है, तो हमारी एक समझदारी, राष्ट्रीय समझदारी बनती है। एक ठीक है, लड़ाई सघन हुई है, इसीलिए दूसरा मोर्चा भी ज़्यादा मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि कुल मिला करके जो गाँव बदल रहे हैं, वह गाँव बदलेंगे, शहर भी बदलेंगे और अब हम यह चूँकि एक सीमा के बाद वो राजनीति का विषय हो जाता है। हम तो साहित्य पर बात करने के लिए आए हैं, लेकिन प्रेमचंद ने जो मिजाज बनाया था, उनकी परंपरा ने जो मिजाज बनाया था, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी जी हुई है। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम युवा सृजन संवाद की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपने कीमती समय से इतना वक्त निकाला और एक महत्वपूर्ण व्याख्यान के साथ आज के जो सामाजिक जटिल यथार्थ के बीच हम प्रेमचंद को कैसे समझे, एक नई दिशा दृष्टि दी है आपने सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी जब कभी हम आवश्यक होगा हमसे जुड़ेंगे। युवा सृजन संवाद की तरफ से तमाम जुड़ने वाले साथियों को मैं धन्यवाद अदा करता हूं। मैं साथियों, व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि तकनीकी कारणों से आप श्रोताओं नहीं को, सर, मित्रों हम को समझ सकते हैं सर। यह अवरोध हुआ, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था। शुक्रिया बहुत, आप सब मित्रों का शुक्रिया, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।